प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हमारी स्क्रीन पर एक अलग सी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, उसे मैं एक अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। आज का कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट में हम जो कूलाम का लॉ पढ़ते हैं, कूलाम का लॉ केवल एक बिंदु आवेश पर ही एप्लीकेबल है, यानी कि कूलाम के नियम को हम आवेशित वस्तुओं पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे एक की वजह यह है कि जब दो आवेशित वस्तुओं को हम एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, तो वो एक दूसरे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि जो आवेशों का वितरण है, उस आवेशों के वितरण पर प्रभाव डालते हैं। यह इस कारण से होता है कि आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत प्रेरण करके उसके आवेश वितरण को असमान कर देती हैं। तो इस स्थिति में अगर हम वैद्युत क्षेत्र या उन आवेशों के कारण बल का मान ज्ञात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो सही मान है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है, उसमें हम किसी आवेशित वस्तु के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये एक आवेश को दिखाने की कोशिश की गई है। जो बीच का हिस्सा है उसे आप आवेश समझिए, और जो ये आपको बाहर की ओर उभरी हुई लाइनें दिख रही हैं, जो इस तरीके से मैंने दिखाई है, ये सारी लाइनें वैद्युत बल रेखाओं को दिखा रही हैं। माना ये एक धन आवेश है या ऋण आवेश है। अगर धन आवेश है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो यहाँ से बाहर की ओर ऑरिजिनेट होंगी, और जो ऋण आवेश होगा उसमें जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी। तो ये है एक आवेश, और उस आवेश के चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं। आवेश के चारों तरफ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अनंत हो सकती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश की मात्रा पर, यानी कि उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगी, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के घनत्व से भी ज्ञात की जाती है। यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यदि अधिक होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, और अगर कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। एक आवेशित चार्ज और वैद्युत बल रेखाओं को दिखाने के लिए मैंने एक और प्रयोग किया है। यहाँ पर मैंने मोबाइल फ़ोन लिया है, और ये मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट है। आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, कि इस फ्लैश लाइट के बाद बहुत सारी किरणें निकल के आ रही हैं। तो एक आवेश भी इसी तरीके से अपने चारों तरफ इस तरीके से इफेक्ट जनरेट करता है, और जो ये किरणें आपको आती हुई या ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है, यही वो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यानी कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनमें हमारी कल्पनाशीलता बहुत अधिक होनी चाहिए। एक आवेश के इफेक्ट को मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, उसके लिए मैंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट लिया है कि ये एक आवेश है, यानी कि जो लाइट है आप इसे आवेश मानिए, और इसके चारों तरफ ये जो किरणें और ये पुंज जो आपको दिख रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ देखिए, मैं एक पाइप लाया, और अभी ये पाइप मैंने इस तरीके से रखा है, कोई भी वैद्युत बल रेखा इसके अंदर से नहीं गुजर। आइए एक बार इसको फिर से समझते हैं। ये एक पाइप मैंने लिया हुआ है जो कि स्लाइड के ऊपर मैंने रखा हुआ है, यानी कि आवेश के ऊपर हम एक क्षेत्र रख रहे हैं। आप इसके इस वाले सिरे पर ध्यान दें। अभी इसमें जो प्रकाश की मात्रा है वो कम है। अब मैं इसके धीरे धीरे जो लाइट है उसके ऊपर घुमा रहा हूं, और इसको इसके लंबवत करने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं जो प्रकाश की तीव्रता है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और इस केस में ये मैक्सिमम हो गई है। यानी कि जब ये बिल्कुल इसके ऊपर लंबवत है, ये क्षेत्रफल इसके ऊपर एकदम लंबवत है, तो इससे जो प्रकाश बाहर आ रहा है वो मैक्सिमम है। प्रयोग को मैं इस तरीके से करके दिखाता हूँ। ये लाइट है, यानी कि हम इसको आवेश मान रहे हैं, और अब मेरे हाथ को आप देखिए। ये जो मेरा हाथ है, इसके बीच में जो गैप मैंने बनाया हुआ है, इस गैप से देखिए आपको दिख रहा है कि किरणें निकल रही हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। किसी क्षण मेरे हाथों के बीच से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, यानी कि हम इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से देखिए,
मेरे हाथों के बीच से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप ध्यान रखें कि ये जो लाइट है इसे मैंने एक आवेश लिया है और इसकी जो किरणें हैं या जो क्षेत्र इससे उत्पन्न हो रहा है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। तो मेरे हाथों के बीच जो ये एरिया मैंने बनाया है, कंसिडर किया है, एक काल्पनिक पृष्ठ मैंने बना दिया। इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं यानी कि उनकी संख्या का योग करना है, उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसा कि हम अभी वैद्युत फ्लक्स को समझ चुके हैं, ये एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसे एक प्रैक्टिकल के द्वारा और समझते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो कैसे पृष्ठ और वैद्युत बल रेखाओं के बीच बने हुए कोण पर निर्भर करता है। ये एक आवेश है और ये आवेश के चारों ओर उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। इस तरीके से समझिए, ये एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ, ये देखिए इस तरीके से मैंने दिखाया। इस पृष्ठ से देखिए वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये इस तरीके से 1 2 3 4। तो ये जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है इसे फ्लक्स कहते हैं। अब मैंने इस पृष्ठ को इन वैद्युत बल रेखाओं के समांतर रखा है। समांतर रखने में इस पृष्ठ से कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है। जैसे जैसे मैं इसे थोड़ा सा तिरछा करता हूँ यानी कि मैं कोई कोण बनाते हुए, तो देखो अब इसके अंदर से 2 वैद्युत बल रेखाएं गुजरने लग गई। अब मैंने और सीधा किया और सीधा किया, तो सीधा करने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये पृष्ठ इस समय बिल्कुल इसके लंबवत हो गया है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर से अब बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरने लग गई। यानी कि जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस समय उससे मैक्सिमम, अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। तो किसी भी, आइए इसे समझते हैं। तो एक टाइम पर मैंने जो आवेश है उस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ को, ये जो पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ आप देख रहे हैं, वृत्ताकार जो पृष्ठ इस समय मैंने लिया हुआ है, इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इसे हम फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर हम फ्लक्स को परिभाषित कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी लंबवत काल्पनिक पृष्ठ से, ये लंबवत होगा और काल्पनिक पृष्ठ होगा, लंबवत काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आइए बच्चों थोड़ा सा घन कोण के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जो घन कोण होता है इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं और घन कोण हमेशा जो त्रिविमीय वस्तुएं होती हैं जैसे गोला हो गया, बेलन हो गया या शंकु हो गया, इनमें घन कोण बनता है। किस तरीके से बनता है, मान लीजिए एक गोला है, ये इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक गोला है और इसका कोई भाग है, इस भाग को हमने यहाँ पे से छेद करना स्टार्ट किया या इसका लोकस देखा कि ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। तो ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगा उस कोण को दिखाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है। इस तरीके की आकृति बनेगी, शंकुनुमा आकृति बनेगी, यानी कि एक पूरा पृष्ठ होगा। इस पृष्ठ को भी आप देखिए मैंने अलग से किया हुआ है, ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ इसके केंद्र पर एक कोण अंतरित करेगा, यानी कि जो पृष्ठ है वो अपने चारों तरफ इस तरीके से एक कोण अंतरित। इसको समझाने के लिए इस तरीके से लिया गया है, ये आर त्रिज्या का, ये आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या का एक गोला है और उस गोले का ये एक छोटा सा पृष्ठ, यानी कि इसको मैंने डेल्टा एस नाम दिया है। डेल्टा एस जो पृष्ठ है वो उसके केंद्र पर ओमेगा कोण बनाता है, ओमेगा से हम घन कोण को दिखाते हैं। तो ये एक सॉलिड एंगल, नॉर्मल एंगल क्या होता है, नॉर्मल एंगल में केवल एक रेखा होती है और वो इस तरीके से कोण बनाती है, यानी कि केवल एक रेखा होगी, यानी इसे हम चाप कहते हैं, केवल चाप कोण अंतरित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए मैंने शंकु बनाया है। आप देखें हर तरफ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जबकि जो नॉर्मल कोण होता है जिसे हम प्लेन एंगल कहते हैं उसमें केवल 2 रेखाएं, एक रेखा यहाँ होगी, एक रेखा यहाँ होगी और उसके बीच में क्या होगा, एक चाप होगा। एक रेखा यहाँ होगी, एक रेखा यहाँ होगी और उसके बीच में एक क्या होगा, चाप होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा एक पृष्ठ होता है और वो पृष्ठ यहाँ केंद्र पर एक कोण क्या करेगा, अंतरित करेगा। जो घन कोण का मान होता है, ये जो क्षेत्रफल है, यानी कि घन कोण बराबर होता है, ये जो क्षेत्रफल है यानी कि डेल्टा एस बटा आर स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या का क्या होता है, स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा
त्रिज्या का स्क्वायर, जो त्रिज्या है त्रिज्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाए। ये घन कोण का मान होता है। जब हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो घन कोण का प्रयोग अब कम ही होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब यहाँ पर हम कोई बिंदु आवेश लेते हैं और उस बिंदु आवेश के कारण इस तरीके से, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और उस जो गोलीय पृष्ठ बनेगा, यानी कि जो गोलीय पृष्ठ होता है उस पर जब हम कोई पृष्ठ कंसिडर करेंगे तो उस पृष्ठ से जो कोण अंतरित होगा वो कोण क्या होगा, घन कोण होगा, ना कि प्लेन एंगल होगा। अगर हम घन कोण का मान संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से देखते हैं तो कोई गोलीय पृष्ठ अगर हम गोला ले रहे हैं तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 4 पाई होती है, यानी कि किसी गोले के लिए घन कोण का मान 4 पाई होता है। आइए वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं। जैसा कि हम परिभाषा से समझ पाए कि कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में एक लंबवत पृष्ठ होगा, उस लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए या वैद्युत फ्लक्स को और गहराई से समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं। पहला केस मैंने ऐसा लिया है कि मैंने दो पृष्ठ लिए हैं जिनके क्षेत्रफल समान है, ए क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल। पहले पृष्ठ को अगर आप देखें तो इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4, केवल 4 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। दूसरा पृष्ठ मैंने लिया है, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब इसमें वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो समान क्षेत्रफल है, लेकिन उस क्षेत्रफल में किस बात का अंतर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अंतर है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी बिंदु पर या किसी पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का घनत्व जितना अधिक होगा तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ हमने पृष्ठ समान लिए लेकिन तीव्रताएं अलग अलग हैं, तो यहाँ फ्लक्स का मान अधिक होगा, यानी कि फाई ई इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू ई। ई माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है, ये देखिए समांतर रेखाओं से ये वैद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है और इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने दो अलग अलग पृष्ठ लिए हैं जिनके क्षेत्रफल A1 और A2 है। ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो कम गुजर रही है और इससे अधिक गुजर रही है, जबकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान थी। तो कहीं ना कहीं जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी कि फाई ई इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। और सही भी है भाई, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा रेखाएं गुजरेंगी, जितनी वो रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होंगी, सटी हुई होंगी, उतनी ज्यादा गुजरेंगी। तो इन दो फॉर्मूलों, इन दो रिलेशन को अगर हम एक साथ ले लें तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमने केवल एक सैद्धांतिक रूप में, यानी कि जितना हम समझे उसके आधार पे हमने इसका फॉर्मूला बनाया है। जैसा कि हमने जो प्रयोग किया था उसमें देखा कि जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को रखने के तरीके पर निर्भर करता है। जो मैक्सिमम वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कब गुजरती हैं, जब क्षेत्रफल वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो। तो यहां पर हम क्षेत्रफल सदिश को पढ़ते हैं और क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है जो कि किसी भी क्षेत्रफल पर उस क्षेत्रफल के लंबवत एक सदिश राशि होती है। मान लीजिए ये जो पेपर है, इस पेपर पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, लंबवत। ये मेरा हाथ है, इस पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस तरीके से, यानी कि जो भी है उस पर आपको एक नॉर्मल खींच देना, एक लंब डालना है, उस लंब की दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है। तो जब भी आप कोई पृष्ठ लें, उस पृष्ठ के लंबवत जो भी वेक्टर होगा, जो भी सदिश होगा, उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। यहाँ पर मैंने एक क्षेत्रफल ए लिया है, उसमें एक छोटा अल्प क्षेत्र ds लिया है। ds इसका क्षेत्रफल है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है वो उससे बाहर की ओर इस तरीके से है, ये इस तरीके से बाहर की ओर है, जिसे मैंने ds से दिखाया है। और ds इज इक्वल्स टू लिखा है ds n कैप। n कैप जो है एकांक सदिश है जो कि इस दिशा में है
और डी एस उसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम क्षेत्रफल सदिश के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो यहाँ पर मैंने एक वैद्युत क्षेत्र लिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र ई कागज तल में बाएं से दाईं ओर को निरूपित किया गया है और एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को मैंने ds से लिया, एक अल्प क्षेत्र है जिसे मैंने ds से लिया हुआ है और ds जो है बिल्कुल इस तरीके से नहीं रखा गया। अगर ये कंडीशन होती तो ये लंबवत कंडीशन होती। इसको मैंने हल्का सा तिरछा रखा हुआ है। अगर इसे तिरछा रखा हुआ है तो इसमें जो क्षेत्रफल सदिश होगा, आप यहाँ देखिए, जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ नीचे भी देखिए और इसको भी देखिए। जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरीके से बाहर की ओर होगा, यानी कि उसकी दिशा यहाँ से इस डायरेक्शन में होगी। ये ds की डायरेक्शन हो गई। ds की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मैक्सिमम मान जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमें मिलेगा। तो हम इस ds, ये जो ds है, इस ds के घटक करेंगे। तो जब ds के घटक किए जाएंगे तो यहाँ एक घटक होगा जिसे हम कहेंगे ds cos थीटा। ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, यानी कि क्षैतिज घटक होगा। और दूसरा घटक इस डायरेक्शन में होगा जिसे हम ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, ds sin थीटा होगा। जो ds sin थीटा है उससे कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। ये कंडीशन मान लीजिए आप। इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन में यहां से कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। जबकि जो ds cos थीटा है ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है, इससे ही सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी। तो किसी भी क्षण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है और जो क्षेत्रफल का घटक है वो ds cos थीटा है। तो फाई E इज इक्वल्स टू, यानी कि जो फ्लक्स होगा उसका मान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा E ds cos थीटा। तो एक फॉर्मूला हमने ये भी बना लिया है, जब कोई क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया हो तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान E ds cos थीटा होता है। इसी फॉर्मूले को हम फाई E इज इक्वल्स टू E डॉट ds लिख सकते हैं, जो कि एक अदिश गुणन है। और अदिश गुणन इसलिए भी है, देखिए सैद्धांतिक रूप में हमने ये पढ़ा कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। संख्या यानी कि एक नंबर है और एक नंबर तो अदिश राशि ही होगा। और देखिए फॉर्मूले के हिसाब से भी वो एक अदिश राशि होता है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अदिश राशि होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश राशि होता है। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, E डॉट ds। वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने प्राप्त किया है वो है फाई E इज इक्वल्स टू E ds cos थीटा। इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशन क्या थी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी और इस डायरेक्शन में ds था, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश था वो इसके साथ थीटा कोण बनाता था और तब हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ E ds cos थीटा प्राप्त हुआ। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यानी कि इस मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि जो ds है वो यहाँ ना हो के या तो E के समांतर है या E के अनुदिश है। तो जब वो इसके अनुदिश या समांतर होगा तब क्या कंडीशन होगी? तो फाई E इज इक्वल्स टू E ds cos 0 होगा और इसकी वैल्यू E ds 1 आएगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम। फाई E इज इक्वल्स टू E ds। तो जब भी कोई क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को लंबवत होना है, क्यों? क्योंकि ds उस पर लंबवत होता है। इस तरीके से आप समझिए, क्षेत्रफल होगा E के लंबवत और जो क्षेत्रफल सदिश है वो होगा E के समांतर या उसके अनुदिश। तो इस केस में जो वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। दूसरा केस लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ? ये E की डायरेक्शन है और ये है ds की डायरेक्शन, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। अब यहाँ जारी है वैद्युत बल रेखा, यहाँ है क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल ये वाला इस तरीके से था, ये वाला क्षेत्रफल इस तरीके से होगा, यानी कि इससे कोई भी वैद्युत बल रेखा इससे नहीं गुजरेगी। अगर नहीं गुजरेगी तो गणितीय रूप में भी देखिए E ds
cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ई डी एस इंटू 0 यानी कि 0, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो हमने ये दो पर्टिकुलर केस देखे, इसके अलावा थीटा का मान 30, 45 कुछ भी हो सकता है, उस पर आप इस फॉर्मूले के थ्रू मान को ज्ञात कर सकते हैं। फ्लक्स का जो लास्ट केस है, यानी कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के चारों ओर जो हमने पृष्ठ लिया या एक पृष्ठ है, उससे हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और वो एक गोलीय पृष्ठ है। उस गोलीय पृष्ठ पर अभी तक हम एक छोटा भाग कंसिडर कर रहे थे जिसे हम ds कह रहे थे, और ds पर ds वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से थी, यानी कि लंबवत बाहर की ओर थी। इससे हमने जो फ्लक्स निकाला उस फ्लक्स का मान था eds। अगर ये सीधे लंबवत है तो इसका मान होगा eds। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पूरे पृष्ठ से कितना, ये पूरा जो पृष्ठ है यानी कि पूरा जो गोला है, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स पासेस थ्रू होता है या कितना फ्लक्स गुजरता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। इसी पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उसके लिए मैंने एक r त्रिज्या का गोला लिया है, उसमें आवेश का वितरण एक समान है और प्लस q आवेश है जिसे हम उसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं, यहाँ पर मैंने मान लिया है। उसके बाद r दूरी पर, यानी कि इसके केंद्र से r दूरी पर पृष्ठ पर, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, कोई एक छोटा सा क्षेत्रफल है ds। उस ds से कितना फ्लक्स जाएगा, उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्षेत्रफल सदिश खींचा। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, वो हमेशा जो क्षेत्रफल है उस पर लंबवत होता है। चूंकि प्लस आवेश है तो आवेश से वैद्युत बल रेखाएं ऑरिजिनेट होती हैं, लंबवत बाहर की ओर होती हैं, तो ई भी इस पृष्ठ पर लंबवत होगा। अब ये दोनों पृष्ठ पर लंबवत हैं तो एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पे, यानी कि एक दूसरे के या तो समांतर कहेंगे या तो अनुदिश कहेंगे। हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0, क्योंकि इनके बीच कोण कितना है, 0 है, तो डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस हो जाएगा। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, यानी कि इस तरीके से इसका समाकलन किया जाएगा, ई डी एस यहाँ पे आ जाएगा। ई का मान जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान रहेगी अगर आवेश वितरण समान है, और केवल यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो ds होगा। तो ds का मान ही आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसमें जो पूरी प्रोग्रामिंग होगी वो किसके लिए होगी, ds की। तो जिस भी प्रकार का पृष्ठ है, अगर गोलीय है तो ds का मान 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये बेलनाकार है तो इसका मान 2 पाई r h हो जाएगा। ये कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि वक्र पृष्ठ का। इसी तरीके से अगर आपके पास प्लेन सरफेस है तो इसका मान a हो जाएगा, यानी कि l इंटू वी होगा, या हम उसे सीधे a लिखेंगे। तो यहाँ पर सारी प्रोग्रामिंग इसके लिए होनी है। तो बहुत इजी ये कॉन्सेप्ट है, फ्लक्स का मान हम इजीली क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, केवल हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा, और हमें ये समझ में आया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक काल्पनिक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहा जाता है।